kilogram slab rests on a frictionless floor. A 10 kilogram block rests on top of the slab. The static coefficient of friction between the block and the slab is 0.6, while the kinetic coefficient is 0.4. दोनों दिए गए static and kinetic. The 10 kg block is acted upon by a horizontal force of 100 Newton. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. द रिजल्टिंग एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक एंड स्लैब विल बी. तो ब्लॉक और स्लैब का एक्सलेशन क्या होगा यह हमें निकालना है. तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्सलेशन दोनों का सेम भी हो सकता है, स्टैटिक कंडीशन अगर है दोनों के बीच में, और अलग अलग होगा अगर काइनेटिक है. तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि स्टैटिक कंडीशन है या काइनेटिक कंडीशन है. तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो है 100 न्यूटन का. मतलब ये जो यहां पर फोर्स है वो कितना अप्लाई किया गया है, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन. अब आपको यहां पर क्या बताया गया था कि ये फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर F जनरेट होगा और यहां पर F होगा ना. तो हमें ये F सबसे पहले निकालना होगा ना. किसे कंपेयर करेंगे, F को किससे कंपेयर करना है, म्यूएस mg से. ठीक है, म्यूएस स्मॉल mg से. ठीक है, तो हम लोग यहां पर जैसे इसे A मान लेते हैं और इसे हमने B मान लिया. ये जो मास है उसको कैपिटल M कह दिया और ये स्मॉल m, जैसा दिया गया था वैसे पूरा मान लिया गया. तो सबसे पहले हमें F निकालना है क्या होगा और देन हम म्यूएस mg कैलकुलेट करेंगे क्या होगा. तो F क्या बताया गया था, क्या होगा, m इंटू कैपिटल F. ठीक है, m इंटू कैपिटल F डिवाइडेड बाई m प्लस m. ठीक है, यही था ना. तो हम लोग वैल्यूज डालते हैं. कैपिटल M की वैल्यू क्या है 40 और F कितना है 100 है और डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दें 10 एंड 40 तो कितना हो जाएगा 50. ठीक है, दैट मीन्स यहां पर अगर आप देखें तो ये 2 से कैंसिल होगा. दैट मीन्स यहां पर F की वैल्यू आ जाएगी 80 न्यूटन. अब जरा म्यूएस mg सॉल्व करो. सबसे पहले यही बताया गया था, फिर म्यूएस mg पहले देख लो फिर नोट कर लेना, पहले समझ लो कैसे हम लोग करते हैं, तो छापना मत शुरू किया करो. म्यूएस mg यहां पर जो है तो म्यूएस की वैल्यू क्या है 0.6. 0.6 यहां पर रखेंगे और फिर m की वैल्यू रखेंगे, स्मॉल m रखना है. तो स्मॉल m कितना है 10 और g की वैल्यू क्या है 10 और ये यहां पर कितना आ जाएगा 60 न्यूटन. मतलब कुछ है नहीं, आपको क्वेश्चन में सब कुछ बताया जा चुका. जस्ट आप यहां पर करना क्या है कि आपको दोनों चीजें बस स्टेप्स ध्यान रखने की. आपको बताया गया था F सॉल्व करो, म्यूएस mg सॉल्व करो और फिर कंपेयर कर लो. अब आपको यहां से दोनों से क्या पता चल रहा है, इट इंप्लाइज दैट F इज ग्रेटर, ग्रेटर है ना, ये 80 वो 60, तो F इज ग्रेटर देन म्यूएस mg. जरा बताओ कौन सी कंडीशन होगी, काइनेटिक हो जाए. अगर ग्रेटर है तो काइनेटिक, इक्वल है तो लिमिटिंग, लेस है तो स्टैटिक कंडीशन. ठीक है, तो ये हो जाएगी काइनेटिक कंडीशन. काइनेटिक कंडीशन, काइनेटिक कंडीशन में आपको बताया गया था कि जो F होगा तो वो कितना हो जाएगा म्यू के R के बराबर, यानी कि म्यू के mg के बराबर वो F हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये वाला F नहीं रखेंगे. ठीक है, आपको याद रखना है कि ये F हमने कैलकुलेट किया है यहां पर, इस वाला ये जो फॉर्मूला है ये हमने कैलकुलेट किया F, और ये F यहां पर हमें जस्ट कंपेयर करने के लिए था कि कंपेयर करेंगे और इस F को म्यूएस mg से कंपेयर करना और फिर ये आ जाएगा. मतलब अगर काइनेटिक कंडीशन है तो इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना. और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू के mg. हमने कहा था कुछ रटना नहीं है, आपको बस क्या करना है, जहां F है उसकी जगह पर म्यू के mg रखना है और फिर आपको एक्सलेशन सॉल्व कर लेना. जैसे हम डायग्राम बनाकर फिर से दिखा दे रहे हैं कि मान लिया ये वाला यहां पर है A और इसका मास क्या है 10 किलोग्राम. ठीक है, इसे हम लोगों ने स्मॉल m कहा. अब इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे. एक फोर्स आपने लगाया है 100 न्यूटन F, तो यहां पर हमने ऐसे लगा दिया F और ये हो गया 100, और बैक डायरेक्शन में यहां पर क्या लगेगा म्यू के, क्योंकि काइनेटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा म्यू के mg के बराबर. ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ A ऐसे लगा दिया. अब यही एक्सेलरेशन हमें लिखना है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू F माइनस म्यू के mg. वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव, डिवाइडेड बाई मास m हो गया. सॉल्व कर लेते हैं. ये 100 है और माइनस म्यू के की वैल्यू क्या दी गई 0.4 दिया गया है. ठीक है, तो यहां पर रखेंगे 0.4 और m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू है 10.
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 मास। तो आप देखो ये आ जाएगा 40 और ये हो गया 100, 100 माइनस 40 दैट इज 60, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले का कैलकुलेट कर लेंगे यहां पर, ठीक है। तो आप नोट करो पहले इतना। तो दूसरे वाले का एक्सलेशन क्या आ जाएगा? हाँ 1, सही करो सभी लोग। अब दूसरे वाले में करना क्या है, जैसे ये डायग्राम बनाया वैसे उसमें करो। डायग्राम आप बनाएंगे वहां पर 40 किलोग्राम वाले के लिए और निकाल लो कितना हो जाएगा एक्सलेशन। यही है ना सेकेंड वाला, m इज इक्वल टू 40 किलोग्राम। और आपको यहां पर देखो, यहां से देखो आप, सिर्फ नीचे वाले पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, अगर इस पर म्यू के mg लग रहा है इधर, तो इस पर म्यू के mg लगेगा उसके जस्ट अपोजिट म्यू के mg। और एक्सलेशन इसका यहां पर एक्सलेशन ऑफ B हो जाएगा, ठीक। ये जो डायग्राम दिखाया गया था इसमें बस एक ही फोर्स इस पर म्यू के mg लगेगा, मास इसका हो गया 40 किलोग्राम, और आपको एक्सलेशन बताना है क्या हो जाएगा। तो जस्ट फोर्स एंड डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, तो एक्सलेशन ऑफ बी हो जाएगा म्यू के mg एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल M। 0.4 इंटू 10 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय 40, कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लेना सभी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। If μs between A and B is 0.15, then A will begin to slide on B if B is pulled with a force greater than। मतलब उसने यहां पर कहा है, आपके देखो नीचे वाले पर फोर्स लगाया गया, तो उसने कहा ये जो फोर्स है वो कितना हो। यहां पर देखो क्या कहा गया है कि begins to slide on B if B is pulled with a force greater than, मतलब किस वैल्यू से यहां पर ये F ज्यादा आप लगा दो कि ये जो A है वो B के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो अगर A B के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो कौन सी कंडीशन होगी? काइनेटिक कंडीशन होगी। तो इसका मतलब आपको ये समझना है, यहां पर देखना है कि F को हम इतना लगाएं कि ये दोनों काइनेटिक कंडीशन में पहुंच जाएं। तो जब हम नीचे वाले पर फोर्स लगाते हैं तो हम कंपेयर किससे करते हैं? म्यूएस m प्लस m इंटू जी से। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि फॉर काइनेटिक कंडीशन F must be greater than म्यूएस m प्लस m इंटू जी। तो F हो जाएगा ग्रेटर देन, म्यूएस की वैल्यू 0.15 दिया गया है, स्मॉल m है 0.2 एंड प्लस कैपिटल M है 1 और g की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर 10, ठीक है। तो 0.15 और ये हो जाएगा 1.2, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, 1.8 न्यूटन आ जाएगा। तो 1.8 न्यूटन का मतलब पहला ऑप्शन में टिक कर देना, ठीक है। यहाँ सॉरी ये मतलब 1.8 का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर 1.8 से बड़ा, जैसे F ग्रेटर देन आ रहा है ना, F ग्रेटर देन 1.8, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि 1.8 से बड़ा जो होगा वही हम टिक कर दें। तो 1.8 से बड़े को नहीं टिक करना है कि आप 2.8 या 2.3 में से कुछ सोचने लगे। मतलब आपसे ये कहा गया है कि वो कितने से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है कि किससे बड़ा होना चाहिए? 1.8 से। तो यहां पर ये जो फोर्सेस है उसमें वो यही दिया है कि 1.8 से बड़ा हो, कि 0.18 से बड़ा हो, कि 2.8 से, और 2.3 से। तो वो बता रहा है किससे बड़ा होना चाहिए? 1.8 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। नोट कर लेना सभी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
हो गया ना सभी का? 21 जो यहां पर है क्वेश्चन, अब इसका कोई केस से लेना देना है नहीं 21 का। हम लोग यहाँ पर जो केस हम लोगों ने किया था उस पर 2 क्वेश्चन डाल दिए गए, सेल्फ रिलेशन में भी क्वेश्चन डाल दिए गए 1-2, तो आप उनको अपना कर लेना। बाकी हमने इसमें सब कुछ आपको बता ही दिया था, इस वाले केस में, इस वाले में तो 1-2 क्वेश्चन डाल दिए गए, थोड़ा सा हम लोग देख भी लें कि कैसे हम लोग करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो जो स्टेप्स बताए गए थे वो आपको ध्यान रखने, जो चीज पूछी जा रही है वो अपना कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर आ जाते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। ये अलग है क्वेश्चन, उससे डिफरेंट है, दिख रहा है टू बॉडी का, बट वो चीज यहाँ पर है नहीं, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.25 एंड दैट बिटवीन बी एंड फ्लोर इज 0.2, देन फाइंड द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक बी। मतलब उसने आपसे यहाँ पर कहा है देन फाइंड द फोर्स एफ, कितना फोर्स आप लगाएं यहाँ पर रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक बी, कि जो ब्लॉक बी है वो मूव करने लगे। तो मतलब मैक्सिमम तो नहीं निकालना है आपको ना, फिर भाई जस्ट कोई चीज मूव करानी है तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं, मिनिमम आप कितना फोर्स लगाएंगे वही आपको निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर दोनों जगह फ्रिक्शन दिया गया है आपको, जैसे आप देखें यहाँ पर ए और बी, तो ए और बी के बीच उसने कितना दिया 0.25, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको अगर आप म्यू1 मान लो तो म्यू1 की वैल्यू क्या है 0.25, ठीक है, ये म्यू1 हो गया। इस वाले मास को हमने मान लिया m1 और इस वाले मास को हमने मान लिया यहाँ पर m2, ठीक, ये m1 हो गया, m2 हो गया यहाँ पर म्यू1, और दोनों यहाँ पर जो B और फ्लोर है उसके बीच में 0.2, यानी कि यहाँ पर अगर आप फ्रिक्शन देखें तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हमने म्यू2 कह दिया और वो कितना है 0.2, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की, कि भाई जब इसको हम खींचेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कितना फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ पर कितना फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम जस्ट मूव कराना चाहते हैं, जस्ट मोशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है म्यू एस आर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे म्यू1 और r1, और r1 क्या हो जाएगा mg के बराबर ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू1 mg, या हम अलग से लिखकर ही आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर अभी हम म्यू1 r1 लिख देते हैं, ठीक है, म्यू1 r1 यहाँ पर जो रिएक्शनरी फोर्स होगा r1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट म्यू2 r2। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वाला r थोड़े आएगा, अगर आप इन दोनों के बीच रिएक्शनरी फोर्स देखेंगे तो वो R2 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू2 R2। अब R1 की वैल्यू क्या होगी और R2 की वैल्यू ये हमें देखना है। तो R1 यहां पर अगर हम डाउनवर्ड वेट देखेंगे तो mg आएगा ना, यहां पर अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड कितना आएगा mg आ जाएगा इसमें। लेकिन इस वाले में अगर यहां पर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड जो लगेगा एक्शन, यहां तो R बराबर mg हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो एक्शन होगा तो m प्लस m हो जाएगा ना, यानी कि m1 प्लस m2 हो जाएगा यहां पर। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू जी, ये एक्चुअल में एक्शन होगा यहां पर। जैसे इसमें तो ये तो हमें समझ में आ जाता है, इसमें हमें एक्शन रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं थी, हमने सीधे बता दिया mg होगा तो mg आ जाएगा। लेकिन इसमें नीचे हमने एक्शन दिखा दिया कि अगर ये दोनों बॉडीज हैं तो ये दोनों बॉडीज मिलकर नीचे वाली बॉडी पर एक्शन कितना करेंगी m1 प्लस m2g, तो जो रिएक्शन होगा R2 वो m1 प्लस m2g के बराबर ही तो होगा, क्योंकि कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो जो यहाँ पर नीचे एक्शन है वो उसके वेट के बराबर ही हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो R1 की वैल्यू है वो हो जाएगी m1g, और जो R2 है वो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। अब ये कोई हमने आपको नई चीज नहीं बताई यहाँ पर, अगर आप याद करो तो जो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जिसमें वो कॉइन वाला क्वेश्चन था, 10 कॉइन रखे गए, तो उसमें यही चीज तो समझाई गई थी कि इस कॉइन पर इस कॉइन के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, या एक्शन कितना होगा, या रिएक्शन कितना होगा, या ऊपर की इतनी कॉइन के कारण नीचे वाले पर कितना एक्शन रिएक्शन होगा। तो वो सारी चीजें जो वहां पर बताई गई थी वैसा ही तो ये है, बस यहाँ पर दो ही बॉडीज हैं, तो इस वाली बॉडी का नीचे एक्शन mg होगा तो उतना ही रिएक्शन हो जाएगा, मतलब R1 इक्वल टू m1g हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा m1g।
और नीचे अगर देखें तो वहां पर m1 प्लस m2g होगा, तो r2 की वैल्यू m1 प्लस m2g हो जाएगा। तो यहां पर r1 r2 हमने निकाल लिए। अब आप देखो कि अगर हम इस B वाले को खींच के चलाना चाहते हैं या जस्ट मूव कराना चाहते हैं, तो इसको दो लोग अपोज कर रहे हैं ना, एक ये म्यू1 r1 अपोज करेगा और एक यहां पर कौन अपोज करेगा, ये म्यू2 एंड r2 अपोज कर। ये ऊपर मैंने दिखा दिया, थोड़ा सा इसको नीचे दिखा, तो ये एरो ऊपर मैंने लगा दिया था, ऊपर नीचे वाले पर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जब हम इस B वाले को खींचेंगे तो B वाले पर इन दोनों के बीच देखो, चाहे इन दोनों के बीच फोर्स अपोजिंग लगेगा ना, ठीक है। जैसे अगर हम इसको खींचेंगे यहाँ पर, तो कोई भी बॉडी अगर हम ऐसे यहाँ पर जैसे रखते हैं, इसको हम खींचते हैं यहाँ पर, तो अगर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स दिखाएंगे तो F फोर्स लगाकर तो फ्रिक्शनल अपोजिट दिखाएंगे ना। अगर मान लिया ऊपर वाला भी एक सरफेस बना दिया जाता है, ये भी फ्रिक्शन वाला होता है, ये भी, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है वो भी उल्टा ही तो लगता है ना, उस डायरेक्शन में थोड़ी ना, क्योंकि रिएक्शनरी फोर्स होगा ना, अपोजिंग फोर्स हो जाएगा। तो वो मैंने ऊपर दिखा दिया था, ऊपर नहीं, ये नीचे वाली बॉडी को हम कंसीडर कर रहे थे ना, इस पर, इस वाली बॉडी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, क्योंकि जैसे आप देखो कि यहाँ इंटरलॉकिंग इमेजिन करो आप, तो अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो यहाँ जो इंटरलॉकिंग होगी वो ऊपर वाले पर जो फोर्स लगाएगी वो आगे की तरफ लगाएगी ना, ठीक है। सिर्फ इंटरलॉकिंग को कंसीडर करके समझ सकते, बाकी पता तो हमें है ही है, इंटरलॉकिंग प्लस बॉन्डिंग होता है, तो ऊपर वाले फोर्स आगे लगेगा, ठीक है, यहाँ पर, और तो ऊपर वाला नीचे वाले पर फोर्स कैसे लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा। तो वही दिखा दिया, अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो दोनों जगह पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर जो F है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है F, वो कितना हो जाएगा, म्यू1 r1 प्लस म्यू2 r2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये r1 r2 जो है वो ऊपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। m1g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200g, 200g, और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 200 300, यानी कि 500g हो जाएगा। वैल्यूज रख देते हैं, म्यू1 कितना दिया गया है 0.25, और r1 कितना है इंटू 200 इंटू g की वैल्यू 10 रख देते हैं यहीं पर, या g रख देते हैं पहले, ठीक है, एंड प्लस 0.2, म्यू2 की वैल्यू दी गई 0.2, और r2 कितना दिया गया है 500 इंटू g, ठीक, म्यू1 r1 और ये क्या हो गया म्यू2 r2 हो गया। सॉल्व करते हैं, तो g की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और g की वैल्यू यहाँ पर g हम लोग 10 यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 रखेंगे तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स 1500, तो 1500 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको मूव कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक्स इज म्यू एस, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू एस है, एंड फ्लोर इज स्मूथ, द मैक्सिमम फोर्स F विदाउट डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम विल बी। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, क्या कहा है उसने, विदाउट डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिना इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए। जो ये वाला क्वेश्चन था अभी हम लोगों ने किया था, इसमें आपसे यहाँ पर जो ये केस है इसमें आपसे टेंशन भी पूछी जा सकती है कि यहाँ पर टेंशन कितनी जनरेट होगी, ठीक है, यहाँ पर टेंशन इन स्ट्रिंग, तो आप सोचो जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स यहाँ पर इधर भी लगेगा, और जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो एक तरह से इस स्ट्रिंग को खींचेगा, तो यहाँ पर जो टेंशन जनरेट हो जाएगी, जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही इधर लगेगा, उसी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, तो टेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर अगर इधर म्यू1 r1 लग रहा है तो इधर भी तो वही लगेगा म्यू1 r1, और अगर इधर फोर्स म्यू1 r1 लग रहा है तो यहाँ टेंशन जनरेट होगी, तो ये T कितना जनरेट होगा म्यू1 r1 के बराबर। यहाँ पर देखो आप इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि यहाँ पर हम मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम, जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तब तो जैसे वैसे रखा रहेगा, लेकिन आप इसको खींचेंगे तो मैक्सिमम फोर्स, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां तक आप फोर्स लगाएं लेकिन M जो है वो कैपिटल M पर मूव ना करे, मतलब
मतलब जैसे अगर हम ये कहते हैं ये ए है और ये बी, तो ए बी के ऊपर मूव ना करे, तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं एफ विदाउट डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम। ट्राई करिए। आ रहा है किसी को समझ में? हाँ, म्यू एस एम प्लस एम इंटू जी। नहीं, आपने ये बताया 2 टाइम्स म्यू एस स्मॉल एम, 2 टाइम्स म्यू एस एम जी। और कोई? और कोई बताएगा जो ट्राई कर रहे हैं? बाकी वो सस्पेंस में बैठे रहते हैं, ये सही होगा या ये सही होगा। चलिए देखते हैं। सेकेंड वाला 2 टाइम्स म्यू एस एम जी, तो यहां पर देखते हैं ये वाला सही होगा, 2 टाइम्स म्यू एस एम जी के बराबर हो जाएगा। अब कैसे ये होगा जरा देखते हैं। यहां पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे यहां पर, तो होगा क्या, उस चीज को हम एनालाइज करते हैं। जैसे जब आपने फोर्स यहां पर अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से अगर ये स्मॉल एम इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, और वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना, म्यू एस एम जी, स्मॉल एम जी होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शनरी फोर्स होगा, जैसे यहां पर अगर आप आर लिखोगे तो आर बराबर क्या लिखोगे, एम जी तो लिखोगे ना, स्मॉल एम जी। यहां पर अगर आप आर लिखोगे तो एम प्लस एम जी लिखोगे। ठीक है, मतलब वही यहाँ पर जो है m प्लस एम, जैसे पिछले वाले केस में बताया गया था वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर r mg होगा, इसलिए म्यू एस mg के बराबर होगा। अब सोचो कि ये फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो फोर्स है ये आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये तुरंत म्यू एस mg थोड़े लगने लगेगा। भाई जैसे आपने मान लिया थोड़ा सा फोर्स लगाया, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप 10 न्यूटन लगाते हैं तो 10 न्यूटन जनरेट हो जाता, फिर 20 करते हैं तो 20 जनरेट हो जाता। ऐसे ही आप इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लिमिट तक बढ़ेगा, म्यू एस mg तक। तो जब ये म्यू एस mg पर पहुंच जाएगा, तब ये बॉडी जस्ट चलने की कंडीशन में आ जाएगी, और आप इसको खींच रहे हैं तो यहां पर टेंशन भी जनरेट हो जाएगी, और वो टेंशन कितनी होगी, टी के बराबर। वही टेंशन टी यहां पर होगी और वही टेंशन टी यहां पर भी हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि वही पूरे में टेंशन जनरेट होगी। यहां एफ लगाएंगे तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस mg होगा। अब यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स अगर म्यू एस mg है इस डायरेक्शन में, अगर इसको इधर मूव कर रहे हैं तो इधर की तरफ है, तो नीचे वाले पर किधर होगा, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। वो आपको डायग्राम तो याद ही होगा ना, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि इस तरीके से अगर है, तो अगर हम यहाँ पर कोई फोर्स लगाते हैं तो इस पर एफ इधर रहेगा और नीचे वाले पर एफ उसके अपोजिट रहेगा। अपोजिट रहते हैं ना ये दोनों, तो वही कंडीशन यहाँ पर। अगर इस वाले पर हमने म्यू एस mg इधर दिखाया है, तो नीचे वाले पर जो म्यू एस mg होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, म्यू एस एम। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब नीचे का सरफेस स्मूथ है तो यहां कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, लेकिन हम ये यहां पर जो भी कंडीशन हम लोग दिखा रहे हैं, इस कंडीशन में हमने यहां पर क्या देखा कि ये जस्ट चलने की कंडीशन में होगा, क्योंकि हम म्यू एस mg तक गए हैं, बस हम इसको बढ़ाते गए, जब हम लिमिटिंग तक पहुंच गए यहां पर जस्ट म्यू एस mg वहां पर होगा। अब अगर जरा सा भी हमने इसको बढ़ाया तो क्या ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, ये तो बढ़ता नहीं। इसके बाद क्या जाए, काइनेटिक कंडीशन, और ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, बस फोर्स आप बढ़ाते गए, उतना मैक्सिमम फोर्स लगाना है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम जो ऊपर वाली बॉडी के लिए अगर आप देखेंगे स्मॉल एम, ठीक है, तो स्मॉल एम के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं फॉर स्मॉल एम, उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एस एम जी, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और अगर हम कैपिटल एम वाले के लिए देखेंगे
तो कैपिटल एम पर दो ही फोर्स तो लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू एस एम जी के बराबर, यानी कि टी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस एम जी। ठीक है, इसे हम रख देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इट इन इक्वेशन 1। ठीक, एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी एंड प्लस म्यू एस एम जी। तो यहां से हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू एस। ठीक है, तो ये यहां पर आंसर आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू एस। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नोट कर लिया ना सभी ने? A force of 500 Newton is required to push a car of mass 1000 kilogram slowly at constant speed on a level road। उसने कहा कि यहाँ पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है अगर आप 1000 किलोग्राम के कार को खींचते हैं स्लोली एट कांस्टेंट स्पीड। तो अब आपको इसी बात पर ध्यान देना है कि अगर हम किसी चीज को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना चाह रहे हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी कि ये फोर्स हम किसी को बैलेंस करने के लिए तो लगाएंगे ना। ये हम पीछे भी आपको कई बार समझा चुके हैं कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायर, किसी बॉडी को अगर आपको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है या नहीं। फिर से सुनो क्वेश्चन, किसी बॉडी को अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो क्या आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है या नहीं? हो सकती है ना। ठीक है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है? नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेट फोर्स जीरो होगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि अगर नेट फोर्स रहेगा तो वो एक नेट एक्सेलरेशन जनरेट करेगा और उसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो होने से फोर्स जीरो नहीं कहेंगे, नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको यहां पर दिया उसने कि 500 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर यहां पर कोई भी बॉडी है उसको आप मूव करा रहे हैं तो यहां पर आपको कितना लगाना पड़ रहा है, 500 न्यूटन, जबकि इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या है, v या स्पीड, स्ट्रेट लाइन जा रहा है ऐसे, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है वो क्या है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां पर अगर v कांस्टेंट है, फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे अगर होता तो फोर्स लगाते तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, वेरी करेगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, अपोजिंग फोर्स जिसको हमने कह दिया फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, F के बराबर, और इसीलिए यहां पर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं as v is equal to constant, so Fr is equal to F is equal to 500 न्यूटन। ठीक है, अब कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस पर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे काइनेटिक कंडीशन में आपको बताया गया ना कि अगर बॉडी मूव कर रही है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता तो है नहीं, वो तो फिक्स हो जाता है। फिर अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब नेक्स्ट कंडीशन, ये तो एक कंडीशन यहां पर हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में यहां पर है कि इसी बॉडी को आपको मूव कराना है लेकिन फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 1000 न्यूटन। तो यहां पर F हो गया कितना, 1000 न्यूटन, और अपोजिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वही रहेगा Fr, और कितना रहेगा, 500, क्योंकि ये तो बढ़ेगा नहीं, ये तो जितना है क्योंकि मोशन में है ना, तो जो फोर्स रहेगा अपोजिंग उतना ही रहेगा। तो इस कंडीशन में उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ क्या हो जाएगा। ठीक, तो अगेन वही चीज है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव, डिवाइडेड बाई मास। एफ की वैल्यू क्या है 1000 माइनस 500 एंड डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, मास दिया गया है 1000, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। 500 अपॉन 1000 आ जाएगा, मतलब 0.5।